देखिए, लग्ज़री एक बड़ा ही वेग वर्ड है। लग्ज़री क्या है कि हर आदमी के लिए अपनी-अपनी लग्ज़री है। आज कोई प्रोडक्ट 25 लाख का घर है तो वो भी एक लग्ज़री माना जा सकता है उस व्यक्ति के लिए, हुँ, और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो 25 करोड़ का घर लग्ज़री हो सकता है। हुँ, तो लग्ज़री बेसिकली अपनी-अपनी एक बजट या अपनी-अपनी नीड के हिसाब से लग्ज़री होता है। तो हुँ, हम एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। हुँ, ज़्यादातर देखिए प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, उसको एक एक्सपीरियंस बेचते हैं। हुँ, इसीलिए हमारी कंपनी की टैगलाइन है कि वे ऑफ लाइफ। और आप ग्राहक के नज़रिए से अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हाँ, तो आपका अपने आप इमोशनल टच आ जाता है। तो जयपुर आने वाले सालों में भी बहुत एक अनूठा शहर होगा, क्योंकि वो अपनी एक लेगेसी को बरकरार रखते हुए मॉडर्न सिटी की ओर बढ़ रहा है। जी। तो ये एक जयपुर की खास बात है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे इस पॉडकास्ट में हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं, जो अपने शहरों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनकी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में ऐसे ही एक विज़नरी हैं, ऐसे ही एक गेस्ट हैं, जो पिछले 30 सालों से जयपुर सिटी की क्या कहते हैं ना उसकी शक्ल बदल चुके हैं। हमारे बीच में है मिस्टर सुनील जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षत डेवलपर्स। उनकी जर्नी आज सुनेंगे कि वो किस तरह से जयपुर का फ्यूचर जयपुर के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं और हाँ उसके प्रेजेंट को भी बहुत ही खूबसूरत बना चुके हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। तो आइए जुड़ते हैं मिस्टर सुनील जैन जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर जैन। थैंक यू। आप जयपुर से यहाँ तक आए, आपकी जर्नी बहुत कंफर्टेबल रही होगी हाँ, एंड सो गुड टू हैव यू हियर। या। अब मैं शुरुआत करना चाहती हूँ आप ही की 30 साल की जर्नी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपने जयपुर में बहुत अच्छा बहुत कुछ किया है। सो अक्षर डेवलपर्स जो हैं वो जयपुर के लिए, जयपुर स्काईलाइन के लिए स्पेशली किस तरह से काम कर रहे हैं, और आप जो हम पूछते थे इसके पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन रही, किस तरह से आपने इतना बड़ा सफ़र काटा और आज आप इस मुकाम पे हैं। हुँ। हम प्रीवियसली क्या ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में थे। तो बेसिकली रियल एस्टेट में हम लोग बाई चांस आए। एक्चुअली एक ऐसा लैंड पार्सल हमारे पास आया कि हमको लगा कि यहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो सकता है। और उस वक्त जयपुर में रियल एस्टेट का मतलब मीन्स स्टार्ट ही हुआ था, अपार्टमेंट बनना जस्ट स्टार्ट ही हुए थे। उस वक्त अपार्टमेंट के बारे में इतना पॉपुलर नहीं थी। तो जब लैंड पार्सल आया तो हमें लगा कि यहाँ अपार्टमेंट बन सकते हैं। तो हमने अपार्टमेंट जब बनाने शुरू किए तो मैं अपने फादर के साथ था उस वक्त में। तो हमारे जो विज़न था बेसिकली बहुत ज़्यादा स्टडी हमने की नहीं मार्केट की भी, किस तरह के अपार्टमेंट बनते हैं। तो बेसिकली हम लोग जैसे घर बनते हैं उसी स्टाइल में हम लोग ने अपार्टमेंट का निर्माण शुरू किया। तो वही क्वालिटी कंस्ट्रक्शन जैसे घरों में होती है, मार्बल फ्लोरिंग्स हैं, वुड वर्क है। तो बेसिकली हर वो चीज़ जो घरों में होती है या हर वो चीज़ जो घरों में रिक्वायरमेंट होती है। और एक ग्राहक को क्या चाहिए, जैसे मैं उस घर में रहूँगा तो मुझे क्या चाहिए वहाँ पे, इस सोच के साथ हमने उसका डेवलपमेंट शुरू किया। और हमारे अहमदाबाद के आर्किटेक्ट थे, उनके बहुत अच्छे लेआउट्स हमारे पास आए। तो वो हम लोगों ने बेसिकली, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा कि हम लोगों ने आसपास के अपार्टमेंट के बारे में स्टडी नहीं करके खुद अपने विजन से स्टार्ट किया हमने। और उसके रिजल्ट इतने अच्छे आए कि उसकी जो क्वालिटी वर्थ है, हम्म, हम्म, उसमें हमको एक बूस्ट मिला कि हमारे पास उस वक्त में ओबराय ग्रुप के हम्म, 2 होटल्स वहाँ पे बन रहे थे, राजविलास और टाइडेंट। वाह, उनके सीनियर ऑफिसर्स के लिए उनको अपार्टमेंट चाहिए थे। तो उन्होंने पूरे शहर के अंदर अपार्टमेंट्स ढूंढे, तो उन्होंने अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे अपार्टमेंट पसंद किए। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जनरल रेट से हमको 25% रेट हमारी हाई थी उस वक्त में, तो रेट दी उन्होंने। तो विकी ओबराय खुद हमारे यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपार्टमेंट जैसे आउट ऑफ 28 अपार्टमेंट उन्होंने 14 अपार्टमेंट बाय किए। तो ये हमारे लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन भी था कि भी इस तरह से एक एब्सोल्युटली। इतना बड़ा ग्रुप हमारे यहाँ आ रहा है और हमारी क्वालिटी को अप्रिशिएट कर रहा है। तो इस ढंग से हमारी इस लाइन का स्टार्टिंग हुआ। और फिर आगे हम इसी तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते गए। बेसिकली हमने हमने हमेशा जो लोकेशन देखी, तो उसमें ये देखा है भी कस्टमर को क्या चाहिए, उस ग्राहक अगर वो वहाँ रहेगा तो वहाँ पे वो कैसे अपनी फैमिली को रखेगा, किस तरह से उसका जो है डेली एक्सपीरियंस होगा। इस नज़रिए को देख के ही हर अपार्टमेंट को डिज़ाइन किया और हम आगे बढ़ते चले गए। बहुत ही खूबसूरत जर्नी है जिस तरह से आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट एंड किस तरह से आपको इतने अच्छे नामों से अप्रिसिएशन भी मिला है। मैं ये जानती हूँ कि आप वे ऑफ लाइफ फिलॉसफी को बहुत फॉलो करते हैं। इसके पीछे क्या राज है और आप अपने प्रोजेक्ट्स में इसको कैसे लेके आते हैं। एक प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली उसमें एक एक्सपीरियंस ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
जो घर बनते हैं वो बेसिकली एक चार दीवार की तरह नहीं होते हैं, जी। एक प्रोडक्ट की तरह नहीं होते हैं, चाहे टेलीविज़न या किसी चीज़ की तरह या सोफ़ा सेट की तरह नहीं होते हैं। करेक्ट। उसमें एक सुकून आपको देना पड़ता है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें उसकी फैमिली वहाँ रहती है, वो अपने बच्चों को वहाँ पे बड़ा होता हुआ देखता है, अपने पेरेंट्स वहाँ पे उनके सिक्योरिटी से रहें, सुख से रहें, ये वो देखता है। तो हम एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, रादर देन कि प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, उसको एक एक्सपीरियंस बेचते हैं। हुँ, इसीलिए हमारी कंपनी की टैगलाइन है कि वे ऑफ लाइफ, क्योंकि हम लोग एक एक्सपीरियंस क्यूरेटर हैं, रादर देन डेवलपर, वी आर ए क्यूरेटर फॉर द एक्सपीरियंस। ब्यूटीफुल, ओके। ये एक अपने आप में बहुत ही स्पेशल बात है। आपने वो बात कही है क्योंकि घर अपने आप में एक बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ पे हम सुकून ढूँढते हैं एंड व्हाट अ वंडरफुल वे ऑफ वे ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं। ये बहुत ही काबिले तारीफ़ बात है सर। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जनरली इंडियन फैमिलीज़ में देखा जाता है कि अपनी लाइफ टाइम में एक ही घर वो खरीदता है, जी, जी, जी। इन जनरल कंडीशन। हुँ। तो वो उस घर के अंदर पूरी अपनी जमा पूंजी लगा देता है, हुँ, तो उसको पूरा एक्सपीरियंस उसके अंदर मिलना चाहिए, हम ये मान के चलते हैं। हुँ। सो सर आज जो हम देखते हैं कि बायर्स के लिए जैसे आपने अभी भी कहा कि इंडियंस के लिए स्पेशली लाइफ में एक ही बारी वो घर खरीदते हैं। डेफिनेटली देयर आर पीपल हु आर बाइंग मोर हाँ, यस। हाउसेस, स्काई इज द लिमिट। बट ये है कि जब भी कोई घर खरीदता है तो या कि एक फीलिंग ये रहती है कि एक इमोशनल कनेक्शन होता है क्योंकि किसी ने अपनी पूरी पूंजी लगाई, हुँ, किसी ने तो बहुत छोटे से अपने पैसे जोड़ते गए क्योंकि मुझे घर खरीदना है, एक थॉट रहती है। तो जो ये इमोशनल कनेक्ट है, जैसे आपने अपनी फीलिंग बताई है कि आप वे ऑफ लाइफ फिलॉसफी करते हैं, लेकिन जब आप सेलिंग करते हैं तो ये इमोशनल कनेक्ट कैसे लेके आते हैं? इमोशनल कनेक्ट का जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, हाँ। और उसमें डे टू डे की उसकी वर्किंग को देखते हैं, तो आपके हर वक़्त अगर आपके ग्राहक दिमाग में है हम्म। कि भी जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, अगर वो आपके दिमाग में, ज़हन में है कि आपको ये सोचना है कि मेरे जो यूज़र्स होंगे यहाँ पे, जो बायर्स होंगे, वो वहाँ पे यहाँ पे कैसे रहेंगे? हम्म। उनकी डे टू डे की लाइफ़ कैसी होगी? हम्म। क्योंकि घर बनाना एक आर्किटेक्ट से ड्राइंग आकर के उसको सिंपली एक निर्माण करना एक कॉर्पोरेट स्टाइल नहीं है ये। करेक्ट। घर एक सुकून देने वाली चीज़ है, तो आपके पास अगर हर वक़्त में उस ग्राहक का चेहरा सामने है हम्म। और उस ग्राहक के नज़रिए से आप देखते हो कि ये घर कैसा बनना चाहिए, तो वो एक घर के इमोशनल फीलिंग अपने आप आ जाती है। जी। उस ग्राहक से अगर हम नहीं भी मिलते हैं, हाँ, हाँ। अगर वो रहने आता है, हम्म। देखिए कई बार इतने नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स होते हैं कि हम हर ग्राहक से मिल नहीं पाते हैं, सेल्स टीम उससे डील करती है। हम्म। लेकिन वो जब वो रहता है तो उसको पता है कि ये घर एक बड़े सुकून से, शिद्दत से बनाया हुआ है। हम्म। और ये केवल बहुत अच्छा मार्बल लगाने से या बहुत अच्छे दरवाजे लगाने से या बहुत अच्छी हम्म। लकड़ी लगाने से नहीं होता है। हम्म। इसमें एक फ़ील लाना पड़ता है जी। और एक छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जी। और आप ग्राहक के नज़रिए से अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हाँ। तो आपका अपने आप इमोशनल टच आ जाता है। सो जैसे कि आपने बोला कि हम बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो ऐसी क्या आपकी यूएसपी है या स्पेशलिटी है इसमें? तो जैसे मैं अपनी पहली बिल्डिंग का आपको एक्सपीरियंस देता हूँ कि जब मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, जी। तो जब आर्किटेक्ट की ड्राइंग आई तो उसमें मेरे फादर उस वक़्त इन्वॉल्व थे। तो करीब 11 उसमें ऑप्शंस आए। तो उन्होंने हर ऑप्शन को रिजेक्ट किया और 11वें ऑप्शन को उन्होंने पास किया। हुँ, और मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब मैं इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, तो मैंने फिर हर चीज़ को बारीकी से देखना शुरू किया। तो मुझे लगता था कि यार यहाँ पे ये लोग अपने सूटकेसेस कहाँ रखेंगे, स्टोर कहाँ पे है, बिल्कुल। इवन द आयरनिंग कहाँ पे करेंगे ये हुँ, लोग, हुँ, 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 इवन हुँ। यूटिलिटी कैसे होगी, जी, वॉशिंग जी। मशीन कहाँ रखेंगे, हुँ, हुँ, इवन डाइनिंग के अंदर जो वॉश बेसिन होता है, एक छोटी सी चीज़ होती है, वो कहाँ होगा। हाँ। तो ये चीज़ें उस ड्राइंग में नहीं थी। हुँ, तो हुँ। मैंने आर्किटेक्ट से बैठ के मैंने कहा कि भाई ये चीज़ें तो जैसे हम लोग रहते हैं तो हमारे घर में तो ये सब चीज़ें हैं, जी। क्योंकि मैं बड़ा इनोसेंट था उस वक्त में, हुँ, मुझे हुँ, बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि क्या हुँ, हुँ, फ्लैट्स का सिस्टम होता है। तो मैंने कहा जब मेरे घर में ये चीज़ें हैं, हुँ, तो फिर यहाँ क्यों नहीं है? हुँ। और यहाँ अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर यहाँ जो लोग रहेंगे वो कैसे यहाँ पे रह पाएँगे? तो एब्सोल्युटली। मैंने एक-एक चीज़ उनसे डिमांड की, भई मुझे तो ये चाहिए। हुँ, तो हुँ, उन्होंने हुँ, बड़े ही स्मार्टली पॉजिटिव तरीके से मेरी बात को मानी और बहुत ही उसी ड्राइंग के अंदर, उसी एरिया में उन छोटी-छोटी चीज़ों को उन्होंने निकाला। हुँ, तो उस चीज़ों से हम लोगों को बड़ा इंस्पिरेशन मिला कि ये चीज़ें भी ध्यान से देखी गई हैं। हुँ, फिर हमने कहा भी अगर आप वार्डरोब नहीं बना के देते हो तो वो कैसे वार्डरोब बनाएगा? हुँ, कहाँ से कारपेंटर लाएगा? तो इस तरह की चीज़ों को हमने फिर वार्डरोब बना के दी उसको। हुँ। इवन द फैन्स, गीज़र भी हम लगा के दिए, जबकि कोई लगा के नहीं देता था। हाँ। तो हमने कहा घर अगर हम उसको रेडीमेड घर दे रहे हैं तो वो क्यों कारपेंटर के पास जाएगा? जी, जी, जी। वो हाँ। क्यों इलेक्ट्रीशियन के पास जाएगा फ़ैन हुँ, लगाने के लिए? हुँ, हुँ। जब हमारा काम उसको घर बना के देना है तो ये सब काम तो फिर हमारा होगा ना। एब्सोल्युटली। तो जी। वो सारे काम फिर हमने किए और हुँ, ये हमने बिना देखे किसी दूसरे डेवलपर को देखे किए ओके। कि भई हमको ये सब चीज़ें देनी है। हुँ, और इससे इसी इसी तर्ज पे हम आगे बढ़ते चले गए। हुँ, जैसे-जैसे टाइम बदलता गया, जैसे-जैसे नीड बदलती गई, जैसे हम पहले अपार्टमेंट में हमने एयर कंडीशन की जगह एयर कूलिंग सिस्टम दिया था और ओके। पूरा डक्टिंग करके दिया था। ठीक।
फिर हमारे 7वें अपार्टमेंट के बाद में कूलिंग को कम पसंद करने लगे तो हमने फिर एयर कंडीशन में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो नीड के हिसाब से हमने चीज़ों को चेंज भी किया। लेकिन हमेशा हमने ग्राहक के नज़रिए से उसको देखा और ग्राहक की क्या नीड है, लोकेशन किस तरह की है, इस लोकेशन पे किस तरह का ग्राहक आएगा, हम्म। उसकी बजट किस तरह का है, उसकी लाइफ़स्टाइल किस तरह की है, उसको पूरा स्टडी करके हमने अपार्टमेंट को डिज़ाइन करके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। बहुत बढ़िया। पिछले 30 सालों से आप इतना काम कर चुके हैं, प्लस आपने बहुत ही अच्छी बात ये बताई कि आप कस्टमर की इमोशनल फीलिंग को देखने के बाद आप पूरा घर डिज़ाइन कराते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को रेडी टू मूव हाउस हैं जयपुर में, एंड व्हाट अ ग्रेट थिंग टू हैव अ प्रॉपर्टी इन जयपुर। अक्षर डेवलपर्स इज डेवलपिंग एंड डेवलपिंग, और हुँ, बहुत कुछ है आगे और भी जानते हैं। आपका बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है सवई हुँ। जयपुर में। मुझे लिटरली ये बात को देख के बोलना पड़ रहा है, बिकॉज आई हर्ड अ लॉट ऑफ इट। सवई के बारे में एक ऐसा आइकॉनिक एड्रेस बन चुका है सवई। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि इस प्रीमियम प्रोजेक्ट को आपने कैसे सोचा, और आपके नज़र में इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है? जब ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया तो बेसिकली जो हमारी डील हुई तो चूँकि ये स्टैच्यू सर्किल पे है, जयपुर की एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है स्टैच्यू सर्किल, ओके। वहाँ पे स्थित है। तो हमने आर्किटेक्ट्स के साथ बैठ के जो है डिस्कस किया कि किस तरह की प्लानिंग यहाँ पे आनी चाहिए। तो हमारे आर्किटेक्ट भी काफ़ी विज़नरी हैं, तो उन लोगों ने ये दिया कि भई चूँकि ये हिस्टोरिकल जगह पे बन रहा है, तो इसको कुछ इसी तरह से हेरिटेज स्टाइल में ही इसको अपन को लाना चाहिए। हम्म। तो उन्होंने खुद ने जयपुर के जितने फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स और जयपुर के हम्म। जो पुराने घर हैं उनको स्टडी किया। हम्म। उनकी पूरी टीम ने करीब 7 दिन तक उन स्ट्रीट्स में जाके, फोर्ट्स में जाके और देखा, तो हमने इसमें जयपुर हेरिटेज आर्किटेक्चर को यूज़ किया है। ओके। पहले जो आर्किटेक्चर वो G+1 का होता था, उसमें मॉडर्न लाइफ़स्टाइल नहीं थी। आज लोगों को घर तो मॉडर्न ही चाहिए। हम्म। तो हमने हेरिटेज आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए मॉडर्न लाइफ़स्टाइल का इनकॉर्पोरेट उसके अंदर किया है। बेसिकली हमारे आर्किटेक्ट की इसमें बहुत तारीफ़ है, जो मैथलन एसोसिएट्स जयपुर के रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं। है कि इसका जो एलिवेशन है और जो बाकी चीज़ें हैं, इवन द गार्डन्स हैं और जो बाकी क्लब हाउसेस वगैरह हैं, सब पैलेशियल फ़ील पे, जो जयपुर की पैलेशियल फ़ील है उस पे है। लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड्स मॉडर्न हैं। और चूँकि वहाँ पे एक स्टैच्यू सर्किल एक बहुत ही प्रीमियम जगह है जयपुर की, तो हमने कहा यहाँ पे एक प्रीमियम क्लास के ही कस्टमर आएँगे और जो लोग बंगलों में रहते हैं, वो लोग हम यहाँ पे आएँगे, ऐसी हमारी स्टडी थी। क्योंकि बंगलोज़ में क्या है कि फैमिली छोटी होने लग गई, उन लोगों को सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। तो हमारा ये आइडिया था कि ये जो बंगलों में यहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं इसी स्कीम में, वो लोग यहाँ पे आएँगे, तो हमने उन्हीं सोच तर्ज पे उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करवाया आर्किटेक्ट से बात करके। और सारे हमारे अपार्टमेंट जो हैं बंगलो स्टाइल अपार्टमेंट हैं। और सभी अपार्टमेंट की जैसे हमारी जो है एंट्री नॉर्थ ईस्ट साइड से है, सभी में बहुत बड़े-बड़े बरामदे हैं जैसे बंगलोज़ में होते हैं। सभी में बहुत बड़े-बड़े बैकयार्ड्स हैं जैसे बंगलोज़ में होते हैं, जिसे सर्विस एरिया जैसे कहते हैं। सभी में सर्वेंट्स रूम है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में मास्टर बेडरूम है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन है। तो हमने वास्तु का भी पूरा ध्यान रखा, क्योंकि जितना आदमी लाइफ में आगे बढ़ता है उतना वो वास्तु को ज़्यादा मानने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा एक स्टडी था। हम्म। तो हमने पूरा प्रोजेक्ट को वास्तु के अनुरूप बनाया और सभी अपार्टमेंट को हमने आइडेंटिकल पोजीशन पे रखा, जिससे कि सभी की एंट्री एंड बेडरूम एंड किचन सभी की एक ही डायरेक्शन में आए। और 11 टावर्स हमने वहाँ बनाए। 11 टावर्स में एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, ओके। जिससे कि उनको पूरी प्राइवेसी सिक्योरिटी फील हो। तो बेसिकली बंगलों को हमने उठा के उन अपार्टमेंट में कन्वर्ट किया। और एक 32,000 स्क्वायर फुट का उसमें क्लब हाउस भी, जो कि एक पैलेशियल फील देता है, और 1 एकड़ का गार्डन भी, उसमें एक्सक्लूसिव गार्डन भी है। तो इस तरह के हेरिटेज आर्किटेक्चर को मॉडर्न वे में हमने इंटरप्रेट करने की वहाँ पे कोशिश की है और ये 2027 तक पूरा हो जाएगा। तो ये सवाई अपने आप में एक अनूठा प्रोजेक्ट है। हम मानते हैं कि ये पूरे भारतवर्ष में पॉपुलर होगा, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग पहचान बनेगी। सर, आपने जिस प्रोजेक्ट के बारे में जो पूरी खासियत बताई है, अ, जयपुर अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। मतलब रॉयल सिटी बोला जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स इतना रॉयल आप स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं सवई, जिसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है। तो सवई में मैं ये जानना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत एलीट क्लास को ही मुझे मैं फोर्स ही कर पा रही हूँ कि ये एलीट क्लास के लिए ही है, द वन हु हैज़ ए कैपेसिटी टू बाय। जैसे कि आप एक सपना ही बना रहे हैं जयपुर में, बहुत लोगों का सपना होगा उस रॉयल्टी को टेस्ट करने का। तो ये क्योंकि एलीट क्लास के लिए बना रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक माइनर क्लास को भी ऐसी रॉयल्टी ज़रूर, एवरीबडी वांट्स इट। तो क्या आपने उनके लिए कोई ऐसे ऑप्शंस रखे हैं, कोई ऐसे इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस कि वो भी अपनी लाइफ में इस बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकें?
ये जो लैंड की सिचुएशन है, ये अपने आप में एक बहुत ही प्रीमियम लैंड है। तो क्योंकि हम लोग इसे मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हमेशा सोच रही है कि एक लाइक माइंडेड पीपल्स वहाँ पे होने चाहिए। तो लेकिन हमारे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक एलीट क्लास के लोगों के लिए सोचा है, तो फिर एट द सेम टाइम हमारे पास एक आगरा रोड पे एक अक्षत कानोता स्ट्रीट के नाम से स्कीम चल रही है। ओके। तो वो भी उसी तर्ज पे एक बहुत ही बढ़िया स्कीम वहाँ चल रही है, जो कि हम लोग एक मीडियम क्लास को या फिर लोअर मिडिल क्लास को भी वहाँ पे कैटर कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है सवाई का, या फिर जो अक्षर कानोता स्ट्रीट में जो स्काई होम्स के नाम से फ्लैट्स बन रहे हैं, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मीन्स कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या स्ट्रक्चर या प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल तो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, फिनिशिंग पे जाकर के फिर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने सेम क्वालिटी के साथ में मीन्स सेम जो लॉन्ग टर्म पे आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं मेंटेनेंस वगैरह को, उन सबको ध्यान रखते हुए वहाँ पे भी प्रोजेक्ट बनाए। तो हम लोग हर कैटेगरी के लोगों को मतलब इन्वॉल्व कर केटर सकें करते हैं। और कैटर कर सकें, तो इसलिए हमने वहाँ पे भी अपनी स्कीम को, वहाँ पे 96 अपार्टमेंट्स हैं और यहाँ भी 96 अपार्टमेंट्स ही है। बस वो फ़र्क ये है कि वहाँ पे वो 1 विला। सीआर के हैं, ये 10 सीआर से स्टार्ट होते हैं, केवल एक ज़ीरो का ही फ़र्क है। लेकिन मेरी नज़र में वो भी इतने वैल्यूएबल कस्टमर हैं मेरे, जी। जितने वहाँ हैं, और वो ये भी मेरे वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं। हुँ, मुझे उन कस्टमर से ट्रीट करने में या डील करने में कोई डिफरेंशिएट पैदा नहीं होता। हुँ। मैं दोनों ही कस्टमर से बराबर तरीके से डील करता हूँ। तो यहाँ पे सभी के लिए ये खुशखबरी है कि अगर आप इस लग्जरी प्रॉपर्टी को, जो कि अक्षर डेवलपर्स के द्वारा डेवलप की गई है, आप एंजॉय कर सकते हैं जयपुर की रॉयल्टी को। अगर आप चाहते हैं सवई, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी फॉर श्योर, इट्स ऑन द गो, 2027 तक आ जाएगी। हुँ। और उसके साथ ही अगर आपको लगता है कि मैं कहीं छोटे दर पे जाके और ये प्रॉपर्टी एंजॉय करूँ, तो वो भी ऑप्शन है, एंड इट्स अ ग्रेट न्यूज़। सर, हम बात कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट्स की, जिसमें लग्जरी झलक ही रही है, पर आपके हिसाब से ट्रू लग्जरी क्या है? देखिए, लग्ज़री एक बड़ा ही वेग वर्ड है। लग्ज़री क्या है कि हर आदमी के लिए अपनी-अपनी लग्ज़री है। आज कोई प्रोडक्ट 25 लाख का घर है, तो वो भी एक लग्ज़री माना जा सकता है उस व्यक्ति के लिए, हुँ, और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो 25 करोड़ का घर लग्ज़री हो सकता है। हुँ, तो लग्ज़री बेसिकली अपनी-अपनी एक बजट या अपनी-अपनी नीड के हिसाब से लग्ज़री होता है। हुँ, तो लग्ज़री क्या है कि बहुत सबसे जो अहम बात लग्ज़री की है, वो ये है कि आपको अगर उस घर में सुकून मिलता है, आपके बच्चे वहाँ पे अगर अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं, आपके पेरेंट्स या वहाँ पे सिक्योरिटी फ़ील करते हैं, आपकी फ़ैमिली अच्छे से रहती है, तो हम एक सुकून अगर उस घर में मुझको मिलता है, तो हम उसको लग्ज़री मानते हैं। हुँ, लग्ज़री बहुत अच्छा मार्बल, इटालियन मार्बल, बहुत अच्छी महँगी लकड़ी या उससे लग्ज़री का अपना एक क्राइटेरिया होता है। हुँ, हुँ, तो लेकिन हम उसको लग्ज़री नहीं मानते हैं। आपको वहाँ पे क्या फ़ील हो रहा है, आप हुँ, कैसे वहाँ रहते हैं, हुँ, आपकी डे टू डे लाइफ़ वहाँ पे कैसी है, कैसे एक्सपीरियंसेस आपके वैसे कैसे हैं, बेसिकली तो बेसिकली एक्सपीरियंसेस, वो लग्ज़री है। राइट। हर आदमी की लग्ज़री के मायने अलग-अलग होते हैं। जी, जी, जी। क्योंकि अगर मेरा बजट मान लो 20 लाख का है और मैंने 25 लाख का घर खरीद लिया, तो मेरे लिए लग्ज़री हो गया कि यार मैंने 25 लाख का हुँ, घर खरीदा है। हुँ, हुँ, तो हर आदमी की अपनी-अपनी लग्ज़री के क्राइटेरियाज़ हैं। हुँ, हुँ। तो लेकिन वहाँ उस आदमी को सुकून मिलना चाहिए। जी, तो आपके कहने पे पूरा एक्सपीरियंस काउंट करता है। हाँ, दैट इज़ व्हाट योर डेफिनेशन ऑफ यस। लग्जरी। तो लोकेशन का क्या है? लोकेशन अगर देखा जाए, अगर हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में भी ऐसी बहुत लोकेशंस हैं। अगर कोई यहाँ पे वेस्ट दिल्ली में बैठा है, तो वो कहते हैं कि मुझे साउथ दिल्ली में घर लेना है, हुँ। एलीट प्रॉपर्टी है वहाँ पे। अब क्योंकि लोगों को लोकेशन भी बहुत मैटर करती है, तो जयपुर में ऐसी जगहें होंगी, जैसे सवई एक बहुत ही अच्छी हाँ। जगह पे स्थित है। तो ये जो लग्ज़री वर्ड के अलावा अपन कह सकते हैं कि प्रीमियम प्रॉपर्टी या महँगी प्रॉपर्टी को अपन देखें, तो शहर का जो सेंटर होता है, वो सबसे ज़्यादा महँगा होता है। जी, अगर आप शहर के सेंटर में अगर कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो वो महँगी होगी, क्योंकि उसकी हाँ, लैंड प्राइस बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि कोई भी शहर जब बढ़ता है, तो सेंटर सबसे महँगा होता है, फिर उसका एक सर्किल बनता है, तो उसमें फिर कम लैंड प्राइस होती है। फिर एक सर्किल और बनाओगे, तो फिर और कम प्राइस होती है। जितना-जितना आप ओके, दूर आते जाओगे, ठीक यानी है, आप सेंटर से अगर मान लो 20 किलोमीटर जा रहे हो, तो प्राइसेज़ आपकी लैंड की कम होती चली जाती है। ओके, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे पास जो लोकेशन आई है लैंड की, उस हिसाब से हम उस प्लॉट को बनाएँ। हुँ, तो शहर का अगर सेंटर है, तो मीन्स अगर उसका मतलब वो ज़मीन महँगी है, और शहर के सेंटर में अफ़ोर्डेबल जो लोग जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो महँगी प्रॉपर्टी करते हैं, वो लोग आएँगे। हुँ, तो हमको फिर उनको देखते हुए प्रॉपर्टी को डेवलप करना पड़ता है कि भई उनकी नीड क्या है, वो किस तरह की सोच रखते हैं, हुँ, उनके स्पेसिफ़िकेशंस कैसे होते हैं, उस सोच से बनाते हैं। हुँ, अगर हम बहुत दूर, अगर 20 किलोमीटर दूर पे कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो वहाँ पे एक घर की नीड जिसको कहती हैं, वो लोग आएँगे।
तो बेसिकली वहाँ पे एक बहुत अच्छी टाइल्स होंगी, बहुत अच्छे रोड्स होंगे। मीन्स वो स्पेसिफिकेशन रिच नहीं होंगे, लेकिन वो भी लॉन्ग 50 साल वो भी चलेंगे, 50 साल ये भी वो भी चलेंगे। चले, हाँ। फ़र्क लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ। लेकिन अब चूँकि वो शहर के सेंटर में है, लैंड महँगी है, तो वहाँ पे बायर जो होगा वो ज़्यादा पैसे खर्च करने बस। वाला होगा, उसके पास बजट अच्छा होगा, तो उसको कैटर करते हुए प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो हर आदमी को हमको कैटर करना होता है, तो ये हम लोग लैंड की लोकेशन को देखते हुए उस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करते हैं। जी सर। सर, आपको जयपुर में रहते हुए बहुत साल हो गए, 30 साल से आप इन प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं और आपने जयपुर की भी बहुत डेवलपमेंट देखी होगी। तो आपका आप क्या फोर्सी करते हैं आगे के 10 सालों में जयपुर कैसी सिटी होनी चाहिए, हो सकती है या होनी चाहिए? शेल वी कॉल इट एज सस्टेनेबल सिटी, स्मार्ट सिटी या कल्चरल कैपिटल? जयपुर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 20 साल पहले या 10 साल पहले जो जयपुर था, उससे आज बहुत फ़र्क हो गया है। लेकिन जयपुर की जो एक ख़ास बात है कि जयपुर की जो हेरिटेज है, जो कल्चर और आर्ट है, जो कम्युनिटी लिविंग है, वो अभी बरकरार है। तो कोई भी अगर आप बड़ी सिटी को देखोगे तो ये चीज़ें वहाँ मिसिंग होती है। करेक्ट। तो जयपुर की ग्रोथ, और जयपुर एक स्मार्ट सिटी भी बन रहा है क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी यूज़ हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे आप दिल्ली बड़ौदा हाईवे वहाँ पे से निकल रहा है, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर वहाँ से निकल रहा है, और मेट्रो वहाँ पे आ चुकी है, फ्लाईओवर्स वहाँ पे बन रहे हैं। तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट है या जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जयपुर की हेरिटेज सिटी को बरकरार रखते हुए पॉलिसी बनाते हैं, और उसके स्वरूप को नहीं बिगड़े, इस ढंग से उसके बायलाज होते हैं, जी। और उसी तर्ज पे हम वहाँ का डेवलपमेंट करते हैं। तो जयपुर आने वाले सालों में भी बहुत एक अनूठा शहर होगा, क्योंकि वो अपनी एक लेगेसी को बरकरार रखते हुए मॉडर्न सिटी की ओर बढ़ रहा है। जी। तो ये एक जयपुर की खास बात है ये। बहुत सही बात आपने कही कि जयपुर किस तरह से फास्ट ग्रोइंग है, और आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, और टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी ये लिटरली आजकल बज़वर्ड्स हैं। हर जगह हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एआई का ही ज़माना है। तो अब अक्षर डेवलपर्स टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में? देखिए, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए उसमें। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। पहले जो भी मॉन्यूमेंट्स बने थे जयपुर में, या जो घर बने थे, वो ग्रीन प्रोडक्ट ही थे। राइट। वो बेसिकली वहाँ पे जैसे एक बीच में कोर्टयार्ड होता था, और उसमें लाइट वेंटिलेशन इस तरह के होते थे कि वो एक ग्रीन प्रोडक्ट कहलाते थे। उनकी जो वॉलिंग मटेरियल होते थे और विंडो की जो स्टाइल होते थे, वो इस तरह के होते थे कि वो ग्रीन प्रोडक्ट ही कहलाते थे, कि उसमें आपको कोई फ़ैन, एयर कंडीशन, कूलर की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन चूंकि वो एक G+1 के स्ट्रक्चर्स होते थे, लो राइज कंस्ट्रक्शन होते थे, और आपको स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप मोटी दीवारें बना करके और उसको मतलब कर लेते थे। लेकिन अब क्या है कि चूंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, तो उस तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। यानी कि ग्रीन प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, जिसमें कम से कम एयर कंडीशन का यूज़ हो, क्योंकि ऐसा तो हमें कह ही नहीं सकते कि बिना एयर कंडीशन के कोई घर बन सकता है। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन एयर कंडीशन तो लगेगा, लेकिन उसका यूज़ कम से कम कैसे हो, जिससे कि उसके उससे जो गर्मी बाहर निकलती है, जो एनवायरनमेंट को जो इफेक्ट होता है, वो कम से कम पानी का यूज़ हो, कैसे कम से कम लाइट का यूज़ हो। और दूसरा कि जब मल्टीपल लोग जब वहाँ रहते हैं, काफ़ी लोग जब कम्युनिटी बनती है, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ रहते हैं, तो उसमें एलिवेटर्स हैं, पंप सेट्स हैं, क्लब हाउसेस हैं, स्विमिंग पूल हैं, बहुत सारी चीज़ें, सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह हैं। तो इतनी सारी चीज़ें इंटीग्रेट करने के लिए हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए, जैसे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी को हम लोग दोनों यूज़ करके इस प्रोडक्ट का डिज़ाइन करते हैं, वो जो लॉन्ग टर्म तक उसको सस्टेनेबल रखे। सस्टेनेबल रहे। और ये नीड ऑफ द आवर भी है, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो आई थिंक ये ध्यान रखना बहुत ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा फ़र्ज़ ज़रूरी है। बनता है कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट बनाएँ कि जो ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम इफ़ेक्ट करे, क्योंकि नेचर ही ने हमको सब कुछ दिया है, और जितना हम नेचर को इफ़ेक्ट करेंगे, उतना हमारे आगे वाले जनरेशंस को उसका नुकसान होगा। जी। तो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे मटेरियल भी जो हम लोग प्रोक्योर करते हैं, वो बहुत दूर से नहीं करके सराउंडिंग एरिया से करते हैं, कि जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अलावा कम है। ट्रांसपोर्टेशन की जो फ्यूल जो है, वो कम से कम आए। ओके। तो हम लोग जैसे आईजीबीसी ग्रीन रेटेड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जिसके एक पैरामीटर्स होते हैं, तो उन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करते हैं। बहुत ही
बहुत सारी चीज़ें हमें आज पता चली हैं अबाउट अक्षत डेवलपर्स, और ये मैं देख पा रही हूँ कि आपको लेगेसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप अपने हर प्रोजेक्ट में बहुत ही सोच विचार करके एक्सपीरियंस देते हैं, एंड ऑफ कोर्स यू आर थिंकिंग फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। अब यहाँ पे क्विक रैपिड फायर कर सकते हैं तो सर कुछ सवाल करूँगी जिनके बहुत क्विक जवाब दीजिएगा। जयपुर या गुड़गांव, किस शहर का फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है? जयपुर, क्योंकि वंडरफुल। गुड़गांव ऑलरेडी सैचुरेटेड प्राइम पे पहुंच चुका है और जयपुर अभी ग्रोइंग सिटी है। ऑलराइट, रियल एस्टेट के सबसे ओवररेटेड ट्रेंड क्या है? बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना, जो कि एक बहुत गलत धारणा है। आपको एक ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड करना चाहिए और उतना ही कंस्ट्रक्शन उस लैंड पे करना चाहिए जितना कि ऑप्टिमिस्टिक होकर के उसके अंदर बेस्ट रिलेशन और कस्टमर को बेस्ट फील वहाँ मिल सके। ओके, एक वर्ड में जयपुर का फ्यूचर। जयपुर का फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि जयपुर अपने कल्चर और हेरिटेज को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहा है और यहाँ के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। अगर आपको एक सेंटेंस में अक्षत को डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? बट आपको एक ही सेंटेंस में करना है। रियल एस्टेट इज़ नॉट ए कमोडिटी फॉर अस। Wonderful. Real estate is not a commodity for you. That's such a great line and that's such a great thing to know कि आप वैसे ही आपने बताया कि मैं एक्सपीरियंस बेच रहा हूँ और पूरे इमोशन से बेचता हूँ, तो वो आपके लिए कमोडिटी नहीं है। बहुत ही मज़ा आया मुझे इस पूरे इंटायर इंटरव्यू में। अब जाते हुए मैं आपसे एक खास सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और बहुत सारे यंगस्टर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स आपको इस माध्यम के द्वारा देख रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस काबिल तारीफ है सर। आप उन सब बच्चों को या उन सब एंटरप्रेन्योर्स को जो बडिंग है, यंग हैं, उन्हें अपने एक्सपीरियंस से ऐसा कौन सा अपना एक्सपीरियंस देना चाहेंगे, या उसको शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यंग डेवलपर्स काफ़ी स्मार्ट हैं और वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और हमारी जनरेशन से मैं उनको स्मार्ट मानता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनको एक लेगेसी मिली है, जो एक्सपीरियंस मिला है, उसका उनको भरपूर मीन्स यूज़ करना चाहिए। और बाकी जो है, अगर एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है उनको और आगे बढ़ना है, तो कस्टमर सेंट्रिक उनको हमेशा रहना चाहिए। कस्टमर की नीड को, कस्टमर की क्या सोच है, उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और कस्टमर को हमेशा वैल्यू रख के अगर चलते हैं और अगर अपने उनके जो भी फादर हैं या जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं, उनको अगर उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही एक फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक फादर ने मेहनत करके एक गुडविल बनाई है और उस गुडविल को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखते हुए और लेटेस्ट डिज़ाइंस और लेटेस्ट चीज़ों को स्टडी करके वो आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है ये। बहुत ही ग्रेट वर्ड्स ऑफ विजडम है कमिंग इन फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू। थैंक यू सो मच मिस्टर जैन, आप यहाँ पे आए, आपने वक्त निकाला और आपने हमें अपने पूरे प्रोजेक्ट और डेफिनेटली जयपुर के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई। थैंक यू सो मच। एंड व्यूअर्स, मैं ये पूरा उम्मीद रखती हूँ कि आज का एपिसोड आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज हम एक विजनरी के साथ बैठे हैं, मिस्टर सुनील जैन, जिन्होंने पूरी हमें जयपुर सिटी का दौरा कराया, सभी प्रोजेक्ट के बारे में बताया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या आप घर खरीदना चाहते हैं तो आप जयपुर जाके कर सकते हैं। जयपुर सिटी के बारे में और उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स बाकी हैं। मैं सिमरन नागपाल, आपकी होस्ट, ज़रूर आपसे फिर से जुड़ूंगी ऐसे ही एक नए विजनरी के साथ। तब तक, लाइक आई ऑलवेज से, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे फोकस्ड।